स्टूडेंट, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साइंस से ऑब्जेक्टिव, जो कि साइंस जो ये है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होने वाला है 10th क्लास का बिहार बोर्ड से, जो कि एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो एक दो ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, बल्कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव निकाला गया है वो बार बार आते रहता है, उस प्रकार का ऑब्जेक्टिव निकाला गया है। अगर आप इसको मार लेते हो बढ़िया से, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव ही आपको छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर क्या है? तो हाइड्रोजन। और एक बात और आप ये भी समझना कि मैं जो भी बोलूँगा आंसर बोलूँगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा मैं ऑप्शन पूरा नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट इसका आंसर बोल के मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आपका भी समय खत्म हो, मेरा भी समय खत्म हो। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो 2:1 होता है। और आगे देखते हैं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये उपचयन अभिक्रिया है। अगला है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना अभिक्रिया, मतलब किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसका यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही होगा। नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है, मतलब इस तरीका से है तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। देखो यहाँ पर दो गो है, ठीक है, कॉपर है और ऑक्सीजन है, और दोनों मिलकर यहाँ पर से इस तरीका से बन रहा है, कोई कंपाउंड तैयार कर रहा है। तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे देखो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो ये श्वेत होता है। यहाँ भी देखो दो गो है टूट कर, फिर दो गो इस तरीका से, मतलब दो गो है जो दोनों रिएक्शन करके कुछ इस तरीका से प्राप्त हो रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपचयन अभिक्रिया आपको देखना होगा कि कहाँ पे ऑक्सीजन, कहाँ पे हाइड्रोजन, जो भी है। समीकरण इतना का इतना किस प्रकार का समीकरण है। ये देखो टूट गया है इस तरीका से दो भाग में, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अगर डिस्कस करूँगा तो उसमें टाइम लगेगा, और मैं नहीं चाहता अभी उस प्रकार के टाइम लगे, बस अब डायरेक्ट आप मारो। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अभिस्थापन अभिक्रिया है। तो Fe वाला जो सी वाला ऑप्शन है ये इसका कोची है। तो विस्थापन अभिक्रिया है FeCuSO4 और FeSO4 और प्लस Cu। देखो जो यहाँ पे है किसी को जरूर विस्थापित कर रहा होगा, आप ध्यान से देखना तो आपको पता इसमें चल जाएगा। तो ये वही वाला प्रक्रिया यहाँ पे हुआ है। देखो यहाँ पे फेरस है ना, मैं बोल रहा हूँ कि डिस्कस नहीं करूँगा, फिर भी अब ये वाला देख लो। ये देखो फेरस है जो क्या किया है, जो Cu को अपने इसको जगह से हटा दिया ना यहाँ पे, और इसके जगह पे वो आ गया है और इसको देखो बाहर किया है। तो ये इस तरीके से कौन सा अभिक्रिया कहलाता है। तो अब विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि होता है तो कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। अगला एक भूरे रंग का चमकदार एक्स को वायु भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये तत्व एक्स का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होगा? तो Cu होगा। ठीक है, अगला है Na2SO4, ठीक है, BaCl2, ठीक है, और इतना होकर फिर से बन रहा है BaSO4 और NaCl। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है कौन सा है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया इसमें हो रहा है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, अगला देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। समीकरण H2O2 और H2O एक कैसा अभिक्रिया है? तो एक संयोजन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है? तो जल से। ठीक है, जल से। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो Na2 और O2। अगला देखते हैं क्वेश्चन लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहलाता है वो। ठीक है, क्या कहलाता है? तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये जिंक ऑक्साइड है और फिर मतलब कि कार्बन है और जिंक और प्लस में CO बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो कार्बन उपचयित हो रहा है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या ऐसा होता है? तो अधिक अभिक्रिया मतलब अधिक क्रियाशील होता है।
ठीक है। और भी देखते हैं वे क्रियाएं अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है Mg और O2 MgO बन रहा है, यह किस प्रकार के उदाहरण है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका, तो संयोजन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। अगला मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है, तो श्वेत चमकदार होता है। अगला है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। कैसा ऑक्साइड कहा जाता है, तो क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। आगे देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अगला निम्नलिखित में कौन अब ऑक्सीकारक है, तो O2 है जो ऑक्सीकारक है। अगला निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो H2S है जो अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। अगला देखते हैं समीकरण इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला अभिक्रिया जिसमें मतलब कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अगला देखते हैं चांदी संरक्षण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है, तो काले रंग की परत बनती है। अगला देखते हैं H2S I2 प्लस HIS जो इस तरह से रिएक्शन हो रहा है तो कौन उपचायक है, तो I2 है जो उपचायक है। अगला देखते हैं लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको संक्षारण क्रिया को, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहलाता है ये। ठीक है। अगला देखते हैं चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए उपचयन से बचने के लिए होगा। ठीक है। मतलब या बचाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को कहते हैं तो संक्षारण कहते हैं। अगला बोलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अवकारक है, तो H2S क्या है, तो एक अवकारक है। अगला देखते हैं श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो O2 है जो ऑक्सीकारक है। अगला रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, तो AQ द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा, तो इसका pH मान क्या होगा, तो 10 होगा। ठीक है। अगला है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, तो यह सिरका सी गंध देता है। कैसा गंध देता है, तो ये सिरका सी गंध देता है, ये वाला सही है। अगला देखते हैं अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर 14 डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, मतलब कुछ बूंद डालना जाता है तो कैसा हो जाता है, नीला और काला हो जाता है। काल लिखा गया है बट काला हो जाता है। निम्नलिखित में कौन लवण है, इनमें से कौन है जो लवण है, तो K2SO4 क्या है, एक लवण है, सी वाला इसका राइट आंसर है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 होता है। देखो मैं जो भी वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि मैं एकदम परफेक्ट बोलूँ कि मेरा सही निकाला हुआ है। एक आध दो ऑब्जेक्टिव का मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है भाई, तो चलो अगला देखते हैं कि अगला क्या है। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है, तो जो निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, तो लाइकेन के पौधों से निकाला जाता है। लेकिन करीब करीब सब सही होगा। ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो Na2 ZnO2 प्लस H2 ये बनता है। ठीक है। अगला किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe। ठीक है, Fe3O4 प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अनुसूत्र वही है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक आपको पता होगा, ये कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, तो NaCl क्या है, तो सबसे प्रबल लवण है। अगला है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, तो कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, तो 7 होता है। अगला देखते हैं अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो लवण का निर्माण करते हैं। क्या का निर्माण करते हैं, तो लवण का निर्माण करते हैं। अगला निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो जो हल्दी है जो प्राकृतिक सूचक है। अगला है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो Na2O क्या है, तो क्षारीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन सही है, तो
CO3 और 10H2O ये सही है, यानी बी वाला सही है, बाकी सब गलत है। अगला बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, ठीक है। C12H22O11, C12H22O11 होता है। अगला देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो यह हो जाता है पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है। अगला है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच होते हैं, मतलब पीएच मान क्या होते हैं, तो 7 होते हैं। निम्नलिखित में कौन लवण है, तो K2SO4 क्या है, एक लवण है। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ में जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, कैसा होता है, तो 7 से कम होता है। अगला, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है CaOH का होल 2। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो CaOH2 क्या है, एक बुझा हुआ चूना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो OH, ठीक है। OH है जो क्या करता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः होगा तो 5 होगा, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो टमाटर है। कौन है, तो टमाटर है, इसका बी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। और भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक्य होता है, तो होता है H+ आयनों का। थोड़ा वेट 1 मिनट। सेकंड में दोनों बराबर नहीं चल रहा, फिर करते हैं से। क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक्य होता है, तो H+ आयनों का अधिक्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, मतलब उदासीनीकरण क्रिया में लवण तथा जल बनते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि किसी विलयन का पीएच मान 4 है, तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगा, तो 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं, क्षारीय विलयन में फिनोल्फथालीन सूचक का रंग होता है, तो कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, तो Cl2 गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज रंग होता है, तो मतलब रंग होता है, कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो 7 होता है। अगला है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा, तो HCl होगा, ठीक है। क्या होगा, तो HCl होगा। अगला, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर प्रयुक्त होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो विरंजक चूर्ण है। अगला देखते हैं, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, तो फिटकरी है। अगला देखते हैं, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, तो 1 होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अध्रुवपातन गुण प्रदर्शित करता है, तो NH4Cl गुण प्रदर्शित करता है।
पोटास एलम का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O ये होता है सूत्र, ठीक है, यानी फिटकरी का। अगला देखते हैं निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो इसका पीएच मान 1 होता है, ठीक है, तो सबसे अधिक ये कौन है? तो 1 वाला है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, तो ये होता है अम्ल लवण, ठीक है, कौन होता है? तो अम्ल लवण होता है। अगला निम्नलिखित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? तो Na2O क्षारकीय ऑक्साइड है। अगला निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। अगला PbOHNO3, ठीक है, किस प्रकार का लवण है? तो अम्लीय लवण है। अगला देखते हैं, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.6 से कम हो जाए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH के होल 2 के जलीय विलयन का निम्नलिखित में किस रूप में उपयोग होता है? तो एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं तो क्षारक होते हैं, कैसे होते हैं? तो क्षारक होते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो HCl क्या है? तो अम्ल है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो श्वेत होता है। कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। 1 मिनट। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो पीएच मान इसका 1 होगा, तो ज़्यादा अम्लीय होगा। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो NaCl एक लवण है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो H2SO4 क्या होता है? तो H2SO4 होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? ठीक है, तो कार्बन है जो क्या है? एक अधातु है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो Ge क्या है? उपधातु है। खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला चीज़। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, ठीक है, टीन का लेप होता है, ठीक है। तो वो होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए, ठीक है। ठीक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वोत्तम सुचालक है तो Ag है जो सर्वोत्तम सुचालक है। ये मेरे को खाद्य पदार्थों में डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर, क्वेश्चन कुछ अलग था, मैं अलग सोच रहा था। चल ठीक है, क्या है? तो Ag है, इसका क्या है? तो सर्वोत्तम सुचालक कौन है? तो Ag है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb है जो एक उपधातु है। अगला देखते हैं, पीतल है, तो पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है एक पीतल, ठीक है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCO3 एक क्या है? आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट के रूप में। कौन सा अधातु कमरे का ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन होता है जो द्रव होता है कमरे के, ठीक है। धातु और धातु के से क्वेश्चन ही है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम सोल्डर कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो Cu है जो अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अधातु है? तो C है, यानी एक तरीके से कार्बन है जो अधातु है। अगला कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है, ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला राइट आंसर है। अगला बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य आयस्क है? तो एल्युमिनियम है, ठीक है। किसका? तो एल्युमिनियम का है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ए ने, यानी सोडियम। देखते हैं अगला, धातुओं की प्रकृति होती है तो कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। कैसे होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो जिंक है। राइट आंसर क्या है? तो जिंक है। अगला देखते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो जिप्सम। इसका राइट आंसर क्या है? तो जिप्सम है। अगला है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, ठीक है। क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है तो चमकीली और उजला।
अगला देखते हैं लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, तो 26 होती है। अगला रॉयल जल एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, तो 3:1 का। अगला देखते हैं एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एथोडीकरण कहते हैं। अगला जंग रोधी स्टील क्या है, तो एक मिश्र धातु है। अगला है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो एफ है। अगला है क्रायोलाइट किस धातु का आयसक है, तो एल्युमिनियम का है। अगला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम है। अगला है लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए जिनमें क्या इनमें सभी यानी ग्रीज लगाकर पेंट लगाकर जिंक की परत चढ़ाकर इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, तो यूनियम। ठीक है, यूनियम है जो सबसे भारी धातु है। ठीक है, जस्ता का आयसक है, तो जिर्क बड जस्ता का आयसक है। ठीक है, अगला देखते हैं सिलिकॉन है एक क्या है, तो अधातु है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं, तो धातु कहलाते हैं। क्या कहे जाते हैं, तो धातु कहलाते हैं। अगला है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं जैसे निकेल एवं क्रोमियम। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है क्या कहलाती है, तो सीजियम कहलाती है। अगला सर्वाधिक तन्य धातु है, तो सोना है। कौन है, तो सोना है। मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अम्लगम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला, एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन कहते हैं। अगला एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है तो वो क्या है, कार्बन है यानी ग्रेफाइट है। अगला है निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है, तो एजी है जो एक सर्वोत्तम चालक है। निम्न में उपधातु है, तो सिलिकॉन है जो उपधातु है। अगला देखते हैं कि एमजीओ यौगिक में कौन सा आयन उपस्थित होता है, तो Mg2+O2 होता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है, तो चांदी है। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु को पानी से काटा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है सोडियम। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो होता है टंगस्टन का। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है, तो होता है तांबा का। अगला है एथेन का आणविक सूत्र C2H6। इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्न से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इथेनॉल। अगला देखते हैं कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो होता है मीथेन। अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन है। अगला है कार्बन 1 मिनट थोड़ा यही कोई ठीक है, थोड़ा सा वेट, चलिए ठीक है, 50 था ना, वो मैं ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ कि किस में कितना था। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो कितना है, 0.03% है। अगला कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल समूह कौन है, तो COOH। ठीक है, अगला देखते हैं इथिलीन में कार्बन के बीच में 2 अबंध मौजूद होते हैं जिसमें एक सिग्मा एक पाई अबंध होता है। अगला है क्वेश्चन, इथेन में कितने सहसंयोज बंधन होते हैं, तो ऑप्शन इसका सी वाला इसका राइट आंसर है यानी 6 होता है। अगला है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र है। अगला है नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuO4। ठीक है, और 5H2O होता है। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, तो इसमें 3 होते हैं। अगला संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। अगला कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो सिंगल बॉन्ड CO से द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन एसिड एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन है, तो C3H4 एक का है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। निम्न में कौन युग्म समावयवी है, तो C2H5OH और CH3HOCH3। ठीक है, ये है।
अगला पीतल उदाहरण है तो अधातु का उदाहरण है। अगला एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है तो CHO, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है तो CH4 है जो एक सहसंयोजी यौगिक है। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं तो अम्ल कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अम्ल कहते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, ईथर, ठीक है, को कहते हैं, ठीक है। सब गलत, कहीं कहीं गलत आ जा रहा है बहुत। सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं तो एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है तो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल इसको बोलते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं तो एल्डिहाइड कहते हैं, क्या कहते हैं तो एल्डिहाइड कहते हैं। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं तो 3 होते हैं। अगला देखते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है तो C6H6 होता है। अगला है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है तो हीरा है। अगला है, अक्रिय तत्व कौन है तो हीलियम है। अगला है, क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है तो 1 होती है। हाइड्रोकार्बन कौन है तो H2O है जो एक हाइड्रोकार्बन है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaOCl2 होता है। अगला, एल्किनो का सामान्य सूत्र क्या होता है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, CnH2n-2 होता है। नो 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 नो, CnH2n होता है, ठीक है, एल्किनो का सामान्य सूत्र। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं तो 6 होते हैं। अगला, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं तो 6 होते हैं। अगला, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन है। अगला, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH2Cl2 होता है। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है तो नमक है जो विजातीय पदार्थ है। अगला, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। अगला, C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है तो 7 8 यानी 1 तरीके से 78 होता है। अगला, ग्रेफाइट होता है तो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अगला, हीरा किस तत्व का प्रूफ है तो कार्बन का प्रूफ है। हीरा किसका प्रूफ है तो कार्बन का प्रूफ है। अगला, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ऑप्शन इसका ए वाला राइट आंसर है। अगला है, 3 कार्बन परमाणुओं वाली एल्केन का नाम है तो मीथेन है, प्रोपेन है, क्या है तो प्रोपेन है। अगला, त्रिअबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है तो CnH2n-2 होता है। अगला देखते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होते हैं तो असंतृप्त होते हैं, ठीक है, जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगला, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइट होता है। कार्बन यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को कहते हैं तो विषम परमाणु कहते हैं। अगला है, प्रक्रियात्मक समूह का नाम है तो क्या है तो कार्बोनिल है। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। 1 मिनट, थोड़ा हमको काउंटिंग कर लेने जो 50, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है तो 18 है, ठीक है। अगला देखते हैं, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है। अगला, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं तो वर्ग कहते हैं। अगला, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है तो त्रिअबंध होता है। अगला है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है तो क्षारीय धातु है। अगला, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है तो He है। अगला है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं तो 4 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, क्या है तो परमाणु संख्या है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है तो 18 होती है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात होता है तो 1:3 होता है। लोहे की परमाणु संख्या होती है तो कितनी होती है तो 26 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है तो कितनी होती है तो 18 होती है। अगला, हीलियम कैसा तत्व है तो अक्रिय तत्व है। अगला, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तो 7 होते हैं। अगला, कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तो डॉर्बे-राइनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तो 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं तो 7 आवर्त होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है। कितनी होती है तो 3 होती है। आवर्त सारणी में ये पूरा का पूरा जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या क्या है तो एक उपधातु है। कैसा है तो एक उपधातु है। अगला देखते हैं, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है। अगला है, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं तो 4 धातुएं कहलाते हैं। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म कैसा होता है तो परमाणु संख्या
का आवर्त फलन होता है, यानी इसका बी वाला राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है, तो घटता है। अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए वाला इसका सही है, तो ग्रुप यानी समूह कहा जाता है। अगला आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त आवर्त अभी तक अधूरा है, तो 7वां आवर्त अभी तक क्या है, तो अधूरा है, डी वाला इसका राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, तो आवर्त कहलाते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान है। अगला निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, तो हीलियम है जो अक्रिय गैस है। अगला आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं तो क्षारीय धातु। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसका बी वाला राइट आंसर है। आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो स्थिर रहती है। कैसी रहती है, तो स्थिर रहती है। अगला है कि कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है, कैसे कहाँ पे होता है, तो दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो कैसा होता है, तो हरा होता है। कैसा होता है, तो हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, तो एनीमिया है। कौन सा रोग है, तो एनीमिया है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी होती है। बी वाला इसका राइट आंसर है। 1 मिनट फिर से हम नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा वेट, कितना था, 30 था ना उसमें। 1 मिनट। अगला है क्वेश्चन, एनीमिया कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी। ठीक है। ऑक्सिन है तो एक हार्मोन है, क्या है, तो एक हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित है। अगला है मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से। ये तो हो गया। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो सभी, यानी CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। अगला देते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो वृक्क है जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, यानी किसके द्वारा जो भी है, तो कुटपाद के द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया परजीवी है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 15 खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो कॉकरोच में पाया जाता है। अगला, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है, तो थायरॉक्सिन करता है। अगला है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के चलते। अगला है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से, तो यकृत से होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है तो 120/80। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो एक्टोडर्म के द्वारा होता है। अगला, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो उपरोक्त सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी ये सभी क्या है, तो आवश्यक है। अगला है, पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला, स्वपोषण होता है तो हरे पौधों में स्वपोषण होता है। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन होती है। अगला है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो मृतजीवी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, तो मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है। अगला है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो जिबरेलिन है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो कौन है, तो ग्रास नली है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, तो डी वाला है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो इसको राइट आंसर है ATP। ठीक है। इसका राइट आंसर है ATP। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहा जाता है, रंध्र कहलाता है। ठीक है। रंध्र के द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय के द्वारा। किसके द्वारा, तो निलय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो स्फाइग्नोमीटर के द्वारा। ठीक है।
अगला देखते हैं, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो इसको बोलते हैं प्लेटलेटस। ठीक है, अगला देखते हैं, मंड परिरक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। ठीक है, कितना पर, तो 10x पर। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। पौधे हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। ठीक है, अगला है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेटस। देखते हैं अगला, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं। लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो लार, ठीक है, लार किस ग्रंथि से निकलता है, लार लिखा गया इसमें कुछ, ये अलग गलत लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, ये इसका श्वसन के अंतिम उत्पादन CO2H2O और ऊर्जा होती है। ठीक है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया नियंत्रित करता है द्वार कोशिकाओं द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय के श्वसन द्वारा। ठीक है, हाइड्रा में वृक्क पाया जाता है, तो स्पर्शक। ठीक है, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, तो स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, तो स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर है। अगला, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता है। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, तो थायराइड में होता है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो दिमाग है। मरुज्य निकलता है, तो मेडुला से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकिनिन। ठीक है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो सिनेटिक दरार सिनेप्स कहा जाता है। पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है, तो एबिसिक अम्ल के द्वारा। जड़ के अधोगामी वृद्धि होती है, तो गुरुत्वानुवर्तन। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क का एक हिस्सा है। कैसा हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना क्या है, तो एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ये इसका राइट आंसर है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो मध्य मस्तिष्क। अगला देखते हैं, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, तो प्रारोह तथा अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए। अगला है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन निकलता है। अगला है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। अगला है, आबट्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यक है। अगला, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका यकृत यानी। ठीक है, निम्न में कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो एंड्रोजन। अगला देखते हैं, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है मेथनोइक अम्ल। अगला है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के तहत क्या, न्यूरॉन। ठीक है, के तहत इसको इकाई को कहते हैं, जो भी है, तो न्यूरॉन। अगला है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो ए और बी दोनों कारण है। ए मतलब डी, ए और बी दोनों कारण है। ठीक है, मतलब कि ये वाला डी वाला ऑप्शन है इसका, ए और बी दोनों कारण, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अगला देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोन क्या है, तो एक पादप हार्मोन नहीं है, इसका डी वाला राइट आंसर था। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसका तंत्रिका कोशिका है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो वृषण से होता है। अगला है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल द्वारा होता है। मान मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है, यानी मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो 1.4 किलोग्राम होता है। अगला है कि 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा होता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो होना चाहिए इसका आंसर नहीं है इसमें। चलिए इसको हटाते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका, क्या है तो शुक्रवाहिका। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, ये क्या आ रहा है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर द्वारा। अगला है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है तो बी एवं सी दोनों, यानी बी एवं सी दोनों कहने का मतलब है कि समसूत्री कोशिका विभाजन और असमसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, अगला देखते हैं, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है तो अभी फिर से वही आया का, अभी लगता है फिर से क्वेश्चन वही आ गया, सब रिपीट क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ से ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है तो पपीता है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है तो मलेरिया के द्वारा, मतलब मलेरिया में। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है तो फैलोपियन नलिका में। ठीक है, तने अपस्थानिक कलियां पाई जाती है तो सभी में। ठीक है, यानी पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में, सभी में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है तो प्रकाश अनुवर्तन के से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भ्रूण का माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं इनमें से सभी, यानी एक तरीका से अंडवाहिका, अंडाशय और प्लेसेंटा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है तो इसका हाइड्रा है, क्या है तो हाइड्रा है। अगला, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है तो शुक्रवाहिका में होता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तो पपीता है। मानव जनन अंग के अस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है तो A12। देखते हैं अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्थिति में पाया जाता है। अगला, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है तो इसका राइट आंसर है क्या तो मुकुलन। अगला देखते हैं, ओव्यूल्सक में प्रवेश के समय परागनली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं तो 2 पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है तो मस्सा। ठीक है, क्या है तो मस्सा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है तो केचुआ है। अगला, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है तो बीजाणु जनन द्वारा होता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है तो जड़ में। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है तो ईस्ट में। अगला देखते हैं, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं तो पराग कोश में। अगला देखते हैं, मानव भ्रूण का विकास होता है तो गर्भाशय में। अगला है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है तो इसका राइट आंसर है मुकुलन में। अगला है, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं तो अंडाशय कहते हैं, क्या कहते हैं तो अंडाशय कहते हैं। अगला है, पुंकेसर का अग्रभाग को कहते हैं तो परागकोश कहते हैं। निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है तो पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है तो फल। ठीक है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है तो बीजावरण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है तो शुक्रवाहिका। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है तो टाइफाइड। अगला है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं तो कोशिका केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अगला देखते हैं, यौवन की आयु क्या होती है तो लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। अंडोत्सर्ग कब होता है तो ऋतुधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। अगला देखते हैं, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो जनन के द्वारा। लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को कहते हैं तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है तो 23। ठीक है, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं तो अनुजात कहते हैं। अगला है, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं तो अंडाणु कहते हैं। अगला देखते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं अथवा मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं तो 23 होते हैं। कीटों के 1 मिनट फिर हम लिखे नहीं हैं, थोड़ा सा वेट। ठीक है, चलिए ठीक है।
अगला है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समवृत्त अंग है, ठीक है, समजात अंग भी बोलते हैं। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन ने प्रस्तुत किया। अगला है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, ठीक है, किम तो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? यहाँ पर किस तरह का होगा, ठीक है, तो गंदा जल में। अगला है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल में, ठीक है। अब ये बात दोनों याद रखना कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले किस जल में? तो एक तरीके से बोले तो गंदा जल में, मलेरिया गंदा जल और डेंगू साफ जल, ठीक है। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ठीक है, समजात अंगों का उदाहरण है। अगला मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर को चुना। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो चिंपैंजी। अगला निम्न में से कौन पौधे को दर्शाता है? तो टी छोटा वाला, ठीक है, पौधे को नहीं, बौने पौधे को दर्शाता है, ठीक है, तो टी छोटा वाला पौधा, मतलब छोटा वाला टी। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो चमड़ी का रंग। अगला स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो डबल एक्स यानी, ठीक है। अगला देखते हैं वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अपेंडिक्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन के लिए। अगला प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। उस पौधे का नाम बताया जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है मटर का पौधा। अगला मेंडल के मटर कुल के पौधे कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? ठीक है, तो 7 जोड़ी, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो जेनेटिक्स कहलाता है। अगला जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का आनुवंशिकता, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो XY, ठीक है, कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो XY। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो जीन पर रूप या जीनोटाइप कहलाती है। अगला अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है चिंपैंजी से। अगला प्लेनेरिया की आँख कैसी होती है? तो बहुत साधारण होती है। अगला गुणसूत्र बने होते हैं तो DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में पाए जाते हैं। अगला है जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो अपचायक था। अगला क्वेश्चन देते हैं प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो डार्विनवाद कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो लामार्क ने प्रतिपादित किया था। अगला देखते हैं पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? तो समजात अंग की श्रेणी में आते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा है, ठीक है। अगला देखते हैं किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुण की क्षमता होती है? तो DNA में होती है। अगला विकास की आधारभूत घटना क्या है? तो DNA प्रतिकृतिकरण। अगला देखते हैं क्वेश्चन समजात अंग के उदाहरण है? तो पक्षी के डैने। अगला जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो जीन है। अगला कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण है? तो केंद्रक है। किसानों द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न प्रकार के गोभी का विकास कहलाता है, कृत्रिम चयन कहलाता है। डायनासोर किसका उदाहरण है? तो सरीसृप का। अगला है ब्रोकोली का विकास किस विधि से होता है? तो कृत्रिम चयन के द्वारा। अगला किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान माना जाता है? तो अफ्रीका। यदि लक्षण A किसी अलैंगिक जनन वाली जाति में 10% पाया जाता है और लक्षण B उसी जाति में 60% पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? तो इसका राइट आंसर है लक्षण A। अगला गुणसूत्र XX और XY किस नाम से जाने जाते हैं? तो लिंग गुणसूत्र, ठीक है, B वाला इसका राइट आंसर है। अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? तो शुक्राणु करता है। अगला एक नवजात बच्चे में XY गुणसूत्र युक्त पाया जाता है, यह लड़का है अथवा लड़की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो लड़का है। अगला है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने पैतृक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकी होने का अध्ययन प्रथम बार किया था? तो किया था मेंडल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब फिजिक्स से आ चुका है, ठीक है, किससे आ चुका है? तो फिजिक्स से आ चुका है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा वेट करो।
2 मिनट, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी। अगला है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 100 सेंटीमीटर। अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। अगला, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर होता है। एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? तो मोटा होता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय अब आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला, प्रकाश का तरंग का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ो प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का। अगला, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस। अगला, एक प्रयोग में अवतल द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापन है की जरूरत होती है। तो क्या होती है? ए और बी दोनों, यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीच के दूरी को, बिंब के बीच की दूरी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो 16 सेंटीमीटर। अगला है, प्लस पे आपको ध्यान देना है इसमें, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। अगला है, टॉर्च का एक वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो 2 होते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। प्रकाश का गमन करता है तो सीधी रेखाओं में गमन करता है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया तो जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी। कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी। अगला देखते हैं, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। तो इसका राइट आंसर ए वाला है। निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है उत्तल लेंस को कहते हैं। अगला, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका निर्वात में। ठीक है, वो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्ता केंद्र पर बने। ठीक है, तो मतलब वक्ता केंद्र पर रखना होगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा एवं हास्यरहित यानी होता है। ठीक है, सीधा होता है वो हास्यरहित होता है, यानी एक तरीका से काल्पनिक टाइप का। ठीक है, अगला है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होता है? तो उत्तल होगा। ठीक है, कैसा होगा? तो उत्तल होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, सामान्य नेत्र, 1 मिनट, फिर से पेपर बदल रहा है। 1 मिनट, चलिए ठीक है। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु होती है तो डी यानी अनंत होती है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को क्या कहते हैं? तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? मतलब कि तो दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में कौन सा आता है? दूरदृष्टि दोष होता है। निकट का साफ नहीं देख पाता है ना, तो निकट दृष्टि दोष होगा। कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सी इसका राइट आंसर है। टिंडे प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर मीटर में पूछेगा ना तो 0.25 मीटर होगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो आनी यानी अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अगला है, जो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो वह कौन है? तो बैगनी है। अगला है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो क्या है? तो लाल है।
प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के लिए। अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता क्या होगी? तीन में से कोई नहीं है जो होना चाहिए था। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? तो परितारिका करता है। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों द्वारा से बने द्विफोक्सी लेंस का द्वारा संशोधित किया जाता है? ठीक है, तो आई इसका राइट आंसर है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश, यहाँ प्रकाश होगा, प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो सी के द्वारा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो बी वाला है, नीला होगा। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? तो डी यानी नीला। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो ए वाला इसका राइट आंसर यानी हवा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश की घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है तो इसका राइट आंसर क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो सी है जो नेत्र का रंगीन भाग होता है, परितारिका। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो डी द्वारा यानी एक तरीके से एंगस्ट्रॉम के रूप में। अगला, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में 1 मिनट। ठीक है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ठीक है, क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। अगला है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। अगला है, तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व होता है तो ये कितना होता है? तो 1/10 सेकंड के लिए। ठीक है, 1 मिनट, फिर से बदला पेपर, थोड़ा सा वेट। चलिए, कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, एक एमीटर का परिसार 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो उस एमीटर को अल्पमापांक है कितना है? तो 0.01 एम्पियर। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम होता है। अतिभारण के समय में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला वोल्ट कहलाता है तो वोल्ट 1 जूल बाई सेकंड कहलाता है। ठीक है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आमीटर को। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR2। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा का मान होगा तो कैसा होगा? विद्युत धारा का मान कितना होगा? कितना एम्पियर होगा? ठीक है, आपको बताना है कि कितना एम्पियर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 एम्पियर। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, लघुपथन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो क्या होगा? तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अगला, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा तो 110 ओम होगा। अगला है, 8 ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा तो NR होगा। क्या होगा? तो NR होगा। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो कार्बन का होता है। किस धातु का होता है? तो कार्बन का होता है। वोल्ट कहलाता है तो वोल्ट 1 जूल बटा कूलॉम को कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो R = V/I। ठीक है, अगला, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तो किसका बना होता है? 3 में से कोई नहीं है। ठीक है, बिजली के फ्यूज का तार टीन का, तांबे का, टीन और तांबे दोनों का। ठीक है, ये तो लिखा है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसको आप देख लेना। ठीक है, ये इसमें शायद गलत है, इसका ऑप्शन गलत आ रहा है। ठीक है, टंगस्टन होता है ना एगो। चलिए ठीक है, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है, यही वाला हम खोज रहे थे ऊपर में। ठीक है, टंगस्टन वाला बात। चलिए, क्वेश्चन इसका क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका मतलब गलनांक क्या है, क्या पूछा जा रहा है? बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक मतलब कि इतना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। अगला देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। एक नैनो, ये क्या है? 1
एन ए कितना होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, इतना बराबर कितना होता है 1 नहीं नो, पता नहीं क्या इसका बोला जा रहा है, ये मेरे को नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो इसका सी वाला इसका राइट आंसर है। अब बस ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इसमें तो खत्म हो गया, 20 तक ही था ना। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था कौन सा समानांतर में। अगला है, एक कमरे में इतना, ठीक है, यानी 60 वाट 220 वोल्ट और 40 वाट 220 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपयुक्त शक्ति होगी तो 25 वाट, कितना होगा 25 वाट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी है। ठीक है, ये तीनों का तीनों। अगला देखते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है तो उसमें प्रभाव, ठीक है, इसका राइट आंसर देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तांबे की तार के एक आयताकार कुंडली जिस किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर है आधा। ठीक है, इसका बी वाला राइट आंसर है। बॉक्साइट टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो ऊपरमुखी होती है। अगला, विद्युत फ्यूज द्वारा विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उस नियम पर करता है, ये बहुत पूछा गया है। बैटरी से किस प्रकार के धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। अगला, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णे गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो आधे। अगला देखते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, ठीक है, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के उत्पन्न होती है। गजब है ऑब्जेक्टिव। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। अगला है कि किसी एसी जनित्र तथा डीई जनित्र यानी डीसी होगा यहाँ पे में एक मूलभूत अंतर क्या होता है, तो एक मूलभूत अंतर ये होता है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक वृत्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कॉइल इसका बनाया जाता है वही वाला बोला जा रहा है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला, डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो एसी और डीसी दोनों, इसलिए लिखा गया है दोनों धाराएं। ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर है। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न होता है, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पृथ्वी का विभव होता है तो शून्य होता है। अगला है, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है तो टीन तथा सीसा। विद्युत वाहक बल का मात्रक है तो वोल्ट है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है, तो चालक पर बल उत्पन्न करता है। अगला है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है तो प्रवर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर। इसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ है ना। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर।
ये शायद छूटा हुआ था लेसन। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह घटना का उदाहरण है, किस घटना का उदाहरण है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना का उदाहरण है। अगला, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है तो दक्षिण हस्त नियम से। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो किसी कुंडली के और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। अगला है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। अगला देखते हैं, किसी क्षैर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। अगला, किसी युक्ति में विभक्त वलयदिक परिवर्तन का कार्य करता है तो विद्युत मोटर का कार्य करता है। एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है तो विद्युत वाहक बल से कम। अगला है, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है तो दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा। अगला है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं तो गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अगला देखते हैं, माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध थे तो भौतिक शास्त्री थे। अगला है, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो 0.5 से 1.0 वोल्ट। अगला देते हैं, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है तो कैसे होती है? तो कभी अधिक होती है, मतलब कभी कम तो कभी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है तो उसे कहते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। अगला है, 1 मिनट, पहले इसको हम लिख लेते हैं, 50 क्वेश्चन है ना इसमें। 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। अगला है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न होता है? तो इसका जैव मात्रा इसका राइट आंसर है। अगला है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा है। अगला है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो यूरेनियम है। तो निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो बायोमास संयंत्र है। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क कहा जाता है। अगला है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो सीएनजी का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। अगला है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर नाभिकीय ऊर्जा। अगला है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। अगला है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होता है। अगला है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा का। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CO2 है। अगला है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग के पेंटेड होते हैं? तो काला। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा वास्तविक स्रोत होता है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है तो सूर्य होता है। अगला है, सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है तो बादल वाले दिन में। अगला, आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसको बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर इसमें है ही नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन, इसमें से बदल गया है ना, 24 के बाद फिर से 1 हो गया है। 1 मिनट,
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो DDT। कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन मतलब लेसन छूट गया था जो नीचे दिया गया है। ओजोन परत पाई जाती है तो एस्ट्रोस्फीयर में। अगला है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। अगला है, निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को। अगला है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला ठीक है पदार्थ है? तो सूखे घास, पत्ते। अगला है, हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। अगला है, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो घास, बकरी और मानव। अगला है, अपघटक का उदाहरण है? तो कवक है जो अपघटक का उदाहरण है, ये वाला इसका राइट आंसर है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, क्या था? किसको संरक्षित करना था? तो वृक्षों को संरक्षित करना था। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जंगल है। अगला है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो पराबैंगनी विकिरण। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो थर्मोकोल। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अगला, सभी हरे पौधे होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो SO2 के कारण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब मारना। और मेरे को इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो आप उसका लेसन का नाम लिख के इसमें देखो, कहीं ना कहीं आपको लेसन ज़रूर आया होगा। कोई भी लेसन का एंट्री हम चालू किए होंगे ना एक से, तो उसके पहले लेसन का नाम जरूर लिखा होगा। आप ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे तो शायद लेकिन चैप्टर का नाम नहीं लिखा गया है, बट यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 15 लिखा गया है। तो ऐसे करके आप उसमें आपको बता सकते हो कि इतना नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर इतना से आपका गलत था, तो वो हम फिर दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और देख के फिर मैं आपको उसको बारे में मैं बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका 5 हुआ, 1 हुआ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चैप्टर 13, तो इसके आगे होगा चैप्टर 14, फिर लास्ट में था 15। तो कुछ ऐसे करके जो आपको चैप्टर वाला गलत लगे कोई क्वेश्चन, तो वो आप बोल देना कि कौन सा क्वेश्चन गलत है आपका, तो मैं उसको देख लूँगा थोड़ा, ठीक है। तो वो कुछ देखो, ये कोई नहीं कह सकता हूँ कि मैं जो बोल दिया वो मेरा हो गया, वैसा नहीं है। 2-4 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का मैं नहीं बोल सकता कि इधर उधर हो सकता है, क्योंकि टाइप भी करने में कुछ गलत होता है, जिसके चलते क्वेश्चन का सही आंसर नहीं मिल पाता है। और प्लस में कहीं से कुछ गलत भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। जो टाइप में कर रहा हूँ, कहीं से जो आंसर निकाल रहा हूँ, तो उसका भी थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। बट आप ये बोलो कि पूरा का पूरा गलत है, या 50% गलत है, या 25% गलत है, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको से मारो, आपको अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा, आप ट्राई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।